हे एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आपको बेनिफिट मिल रहा होगा हमारी इस सीरीज़ से। इंडियन पॉलिटी की हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की है। ओके और प्रीवियस लेक्चर से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, इसके पहले 2 लेक्चर्स हो गए हैं आपके। जिन्होंने भी वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, मैं रिकमेंड करूँगी पहले आप वो लेक्चर अटेंड कर लीजिए। ओके हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ओके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, गांधीयन प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है, जो आपके मॉडर्न थिंकर्स थे, जो आपके लिबर्टी और इक्वालिटी के बारे में जो है बात करते थे, इक्वालिटी और लिबर्टी के रिलेटेड जो उनकी आइडियोलॉजी, उसके ऊपर जो है ये आपके प्रिंसिपल जो है ये बेस्ड हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका क्या है, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। आर्टिकल 44 आपका क्या कहता है कि क्या करना है स्टेट को। आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपकी क्या है, एक गाइडलाइन है, एक रिमाइंडर देती है गवर्नमेंट को कि आपको जो है ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हो गए, गांधीयन प्रिंसिपल हो गए, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हो गए, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जब भी आप कोई लॉ लाएँ, जो कोई पॉलिसीज़ बनाएं, कुछ भी स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है, तो इन प्रिंसिपल को जो है ध्यान में रखते हुए ही क्या करें, पॉलिसीज़ जो हैं वो लाए। लेकिन क्या है, ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये क्या है, आपके नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ओके नॉन जस्टिसेबल का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया था। नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है कि अगर इसमें से कोई आपकी ड्यूटी, जो आपका प्रिंसिपल जो है वायलेट हो रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 कहता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब होता है कि जब एक स्टेट में हो, एक स्टेट में या कंट्रीज़ में क्या होता है, एक ही तरह का जो है पॉलिसीज़, एक ही तरह का लॉ जो है लाया जाता है, इरिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। सभी जो है उस लॉ को मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप कह सकते हैं कॉमन लॉ। ठीक है, कॉमन लॉ बन जाता है जो सभी के लिए। जैसे उत्तराखंड आपकी अभी हाल ही में स्टेट बन गई है, जिसने क्या किया है, इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अपनी स्टेट में जो है लाया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉमन लॉ जो है लाया जाता है एक स्टेट में, जहाँ कंट्री में आप बोल सकते हो, जहाँ पे जो है सभी लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी रिलीजन का हो, वहाँ पे सिर्फ क्या चलेगा, एक ही लॉ जो है एप्लीकेबल होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हिंदूज़ में आप देखते हो एक मैरिज ही, वन मैरिज ही जो है उसको ही मान्यता दी जाती है, उसी को माना जाता है कि एक पर्सन जो है सिर्फ एक मैरिज ही किया जाता है। दूसरी तरफ क्या है, इस्लाम में अगर आप देखें तो एक से ज़्यादा मैरिजेस वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो आपके इस्लामिक लोग होंगे उनके लिए भी क्या होगा, एक ही मैरिज का क्या हो जाएगा, एक ही मैरिज जो है उनके लिए लॉ बन जाएगा कि वो भी क्या कर सकते हैं, एक ही मैरिज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आर्टिकल 44 आपको समझ आ गया होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। दैट मीन्स कॉमन लॉ फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द स्टेट या ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन। ओके आप ये देखिए आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 देखिए क्या कहते हैं, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। ठीक है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 को मैंने जब डायरेक्टिव आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आर्टिकल 21A क्या आपको प्रोवाइड करवाता है, एक सेकेंड, आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन ये कब लाया गया था, ये आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 2006 में, तो उस वक्त जो है ये लाया गया। ठीक है,
फंडामेंटल राइट लाया गया 21A, उसके साथ एक ड्यूटी भी लाई गई कि हर एक पेरेंट्स को जो है एक ड्यूटी जो है 11 ड्यूटी जो ऐड की गई थी 86 अमेंडमेंट में ही। तो उस वक्त क्या ड्यूटी लाई गई थी, पेरेंट्स को जो है ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है। और उसके साथ ही जो आपका ये आर्टिकल 45 है, इसको अमेंड किया गया। अमेंड क्यों किया गया, कि क्या अमेंड किया गया इसमें पहले क्या, इसमें क्या चेंज लाएगी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो आपको देनी है बच्चों को, वो किस एज तक देनी है, 6 ईयर तक, 6 ईयर्स तक, 0 to 6 ईयर के जो बच्चे होंगे उसको क्या करना है, स्टेट ने ऐसी पॉलिसीज़ लानी है, ऐसे लॉज बनाने हैं, ऐसी स्कीम्स लानी है जिससे जो बच्चे हैं 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनको आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर भी देनी है और उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन ए मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। किसको ऑर्गेनाइज करना है, एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ये आर्टिकल 48 में आपको बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर हम आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम लानी है, ऐसी पॉलिसीज़ लानी है, ऐसे एक्ट लाने हैं जिससे क्या किया जाएगा, जिससे क्या हो, हम लोग जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, इनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए और इनको इम्प्रूव किया जाए। ये आर्टिकल 48 के साथ डिस्कस करता है, ठीक है। अगर हम फिफ्थ की बात करें आर्टिकल 49 की, ठीक है, आर्टिकल 49 क्या कहते हैं, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट places and other an object of artistic or historical interest which are declared to be of a national importance। जिनकी भी जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, या फिर कोई चीज़ जो है जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखती हैं जगहें, आपको क्या करना है, आपको उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। ये किसकी ड्यूटी है, ये स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है। ये क्या किसके अंडर आता है, ये आर्टिकल 49 के साथ डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या बोला गया है, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन अ पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, आपने सेपरेट रखना है, ठीक है, सेपरेट रखना है, ताकि कल को अगर कोई एग्जीक्यूटिव कोई मान लीजिए कोई IAS ऑफिसर हो गया या IPS ऑफिसर हो गया, तो अगर ये कल को कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को अगर ये मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग रखना है, ताकि जुडिशरी जो है उसको जो है इसके लिए पनिश कर सके, ठीक है। तो ऐसी आपको पॉलिसीज़ लानी है, ये करना है कि क्या करना है, आपको जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग रखना। आर्टिकल 50 इसके साथ डील करता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ये आर्टिकल 51 है, क्या करना है, इंटरनेशनल पीस जो है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स के साथ ये डील करता है। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, इंटरनेशनल पीस को आपने प्रमोट करना है, सिक्योरिटी जो है अपनी मेंटेन रखनी है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, दूसरी कंट्रीज़ के साथ आपने अच्छे रिलेशन रखने हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी एंड ऑब्लिगेशन। जो भी इंटरनेशनल लॉज होंगे, ट्रीटीज़ होंगी, ऑब्लिगेशन होंगी, आपने उनको भी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। एंड टू इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। और जो भी आपके डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी आपके ऐसे मसले होंगे, जो ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो भी आपकी कंट्रीज़ के बीच में होंगे, उनको आपने आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है आर्बिट्रेरी तरीके से जो है आपने जो है उसको एक पीसफुली जो है उस डिस्प्यूट को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये कौन के किस में डील करता है, आपका आर्टिकल 51, ठीक है। ये आपके हो गए कंप्लीट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देख लिए, हमने गांधीयन प्रिंसिपल देख लिए, हमने लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल भी देख लिए। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल है, हम लोग क्या पढ़ा था, आर्टिकल 48 में क्या पढ़ा था कि आपको जो प्रोहिबिट करना है, जो स्लॉटर ऑफ काउ, जो आप मारते हो काउ को, मिल्च को हो गया, काफ हो गया, जब इनको आप मारते हो तो इनको आपने क्या करना है, आपने इसको प्रोहिबिट करना है, ठीक है। स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी है जिससे इस पर जो है रोक लगाई जाए। ये सब नहीं किया, आर्टिकल 48 इसके साथ डील करता है। अभी आपने जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल में आपने 48 एक और पढ़ा कि आपने एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना साइंटिफिक और मॉडर्न तरीके से, ठीक है।
अगर उसके बाद 48A की बात करूँ तो ये क्या कहता है, इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को आपने क्या करना है, सेफ गार्ड करके रखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये दोनों जो है लिबरल और इंटेलेक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स जो हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उस वक्त जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे वो हमने डिस्कस कर लिया, और साथ साथ में हम लोग देख रहे हैं कि न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसके बाद में जो ऐड किए गए, ठीक है, वो हम देख लेंगे। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपको पता है जब मैंने आपको बढ़ाया था 1976 में जो है आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इमरजेंसी आपकी कब हुई, 1975 में टू 1977 तक जो है आपकी इमरजेंसी चली। इस दौरान जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है अब एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया, 1976 में, ये याद रख सकते हो। इसको मैंने बोला था कि बहुत चीज़ें इस अमेंडमेंट के थ्रू लाएगी, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एग्ज़ाम में जो है मैं अपने जो MCQs डालती हूँ डेली के, उसमें भी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डील कर चुकी हूँ। ठीक है, डिस्कस कर चुकी हूँ उसमें भी। सो देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है, ठीक है, न्यू जो है आपके 4 प्रिंसिपल और ऐड किए गए। वो 4 प्रिंसिपल हम देखेंगे। ये ऑलरेडी हम लोगों ने जो अभी प्रिंसिपल सोशलिस्टिक में या लिबरल में या गांधीयन में हमने देखे हुए हैं, बट एक बार हम देखेंगे जो 4 प्रिंसिपल है क्या। जैसे फर्स्ट है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी है, ऐसी स्कीम्स लानी है जिससे जो है जो चिल्ड्रन है उनकी जो हेल्थ है उसकी डेवलपमेंट हो सके, उनकी हेल्थ जो है अच्छी हो सके। ठीक है, सो ये किसके अंडर है, आर्टिकल 39। जब आर्टिकल 39 में हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, कि आर्टिकल 39 जो है इक्वालिटी की बात करता है, और उसका सब क्लॉज F जो है वो डील करता है इसके साथ। आर्टिकल 39 का ये कौन सा क्लॉज है, F क्लॉज है। सब क्लॉज F जो है क्या कहते हैं कि आपको ऐसी गवर्नमेंट को ऐसी जो है पॉलिसीज़ लानी चाहिए, ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जिससे चिल्ड्रन की जो हेल्थ है वो डेवलप हो सके, अच्छी हो सके। ठीक है, ओके। क्यों अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल क्यों लाया गया, आपको पता है बहुत सारे फेमाइंस वगैरह, प्लीग वगैरह जो है हमारी कंट्रीज़ में जो है बीमारियां वगैरह बहुत फैल रही थी, इसलिए जो है इसकी वजह से क्या हो रहा था, इन्फेंट्स डेथ हो जाती थी बच्चों की, है ना, इन्फेंट्स डेथ हो जाती थी। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सब को बचाने के लिए, पॉपुलेशन थोड़ी बढ़े हमारी, थोड़ी स्टडी हो जाए, अच्छी हो जाए, तो उसके लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट को ये गाइडलाइन दी कि आपने भाई ऐसी पॉलिसीज़ लानी है जिससे क्या हो सके, चिल्ड्रन जो है उनकी हेल्थी जो है डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, बच्चों की हेल्थी डेवलपमेंट हो सके। डेवलपमेंट जो है किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है, फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड्स टू द पुअर। आपने क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस। जस्टिस जो है, जस्टिस में इक्वालिटी प्रोवाइड करवाने के लिए क्या करना है आपको, जो भी पुअर लोग हैं उनको लीगल एड देनी है। लीगल एड्स का मतलब उनको आपने हेल्प प्रोवाइड करवानी है ताकि वो क्या कर सके, अपने लिए प्रैक्टिशनर लॉयर जो है वो हायर कर सके। ठीक है, आपको ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवानी है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था आर्टिकल 39 इक्वालिटी के साथ डील करता है, तो अगर किसी को इक्वालिटी नहीं मिल रही है, किसी लोअर जो पीपल है उसको, अगर पुअर पीपल है, अगर उसको किसी चीज़ में उसका वायलेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो कोर्ट में जा सके। कोर्ट में जाने के लिए उसको क्या चाहिए, एक लीगल प्रोटेक्शनर तो चाहिए उसको, पर वो हायर नहीं कर पाया क्योंकि उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है ना। तो ये जो है स्टेट का काम है, स्टेट की ड्यूटी है। ठीक है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो पुअर लोग हैं उनको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, आर्टिकल 39 है ये लाया गया। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, टू द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। हमने आर्टिकल 43 डिस्कस किया था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। उसमें क्या कहता है कि आपको क्या करना है, उसमें हमने देखा था टू सिक्योर द लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस देनी है आपको। एक होता है मिनिमम वेजेस और दूसरी होती है आपकी लिविंग वेजेस। मिनिमम वेजेस होती है जब एक पर्सन को इतना आप जो पैसे दे रहे हो, काम करने के पैसे देना, ठीक है, डेली की जो उसको पैसे दिए जाते हैं, जैसे आप लोग लेबर्स को देखते हो, रोज़ के देते हो ना आप उनको पैसे, तो उससे क्या उनकी बेसिक नीड ही फुलफ़िल होती है, मतलब फूड जो है वो खा पाते हैं अच्छे से। लेकिन लिविंग वेजेस जो है उसे थोड़ा सा बढ़कर देना, जिससे जो है वो अदर फैसिलिटीज़ जो है, फूड क्लॉथ के अलावा जो अदर फैसिलिटी है वो भी जो है इंजॉय कर सके। उनको इतनी जो है वेजेस जो है वो देनी चाहिए। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कौन सा आर्टिकल 43A जोड़ा गया था 76 अमेंडमेंट 86
42nd अमेंडमेंट में कि क्या है, वर्कर को आप अपॉर्चुनिटी दो। गवर्नमेंट को क्या बोला गया, ऐसी पॉलिसीज लाओ, वर्कर को आप अपॉर्चुनिटी दो कि वो सिर्फ लेबर वर्क ही ना करें, वो जो और भी जो अदर इंडस्ट्रीज़ में जो मैनेजमेंट लेवल पे जो काम है उनको वहाँ पे भी क्या दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो क्या करे, वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। ओके, समझ आया। नेक्स्ट देखिए, एक ही रहता है अभी इसका, टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है किसको, इन्वायरमेंट को, और सेफ गार्ड करना है अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। अभी मैंने आप लोगों के साथ लिबरल वाले में ये जो है आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, सो ये थे आपके आज के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से। आई होप आप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जो भी आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर अपनी और भी जो व्यूज़ होंगे वो भी मुझे आप दे सकते हैं कि वीडियो लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, जो आपको क्या चाहते हो कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ओके।